हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है प्रत्यास्था, यानी कि इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जैसा कि शब्द से ही हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इलास्टिक। इलास्टिक जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम खींचते हैं और वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। रबर इलास्टिक जो होती हैं, ठीक है, उस तरीके से समझ सकते हैं। स्प्रिंग का एक उदाहरण लेते हैं। जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो उसकी जो लंबाई है वो कम हो जाती है, लेकिन जब उसका दबाव जो है हटा देते हैं उसके ऊपर से, तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो ये उदाहरण हैं कुछ जो इलास्टिसिटी के हैं, ठीक है। इनको विस्तार पूर्वक हम समझते हैं क्या इसके अंदर है। सबसे पहले परिचय के बारे में देख लेते हैं। परिचय में क्या दिया हुआ है कि किस वजह से यहाँ पे इलास्टिक, क्या क्या हम इसमें अध्ययन करेंगे चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और किस तरीके से इलास्टिसिटी को डिफाइन किया गया है। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह विकृति हो जाती है, यानी कि उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। प्रत्यास्था सीमा यानी कि जो उसकी इलास्टिक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है उसकी उसमें विकृति की दर वस्तु पर लगाए गए बल की प्रतिकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति कैसी है बल की, जो बाहर बल लगाया गया है उसका किस तरह का बल है। जैसे कि हम शॉकर वगैरह यूज़ करते हैं गाड़ियों में, स्प्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कॉयल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो बल लगता है वो, जब हमारे जो गड्ढे आते हैं या ब्रेकर आते हैं, जंप आते हैं, उन पे जंपिंग फोर्स लगती है, ठीक है। तो जैसे ही वस्तु में विकृति प्रारंभ होती है, उसमें विकृति का विरोध अर्थात, तो जब विकृति उसके अंदर आई, उसके अंदर कुछ बदलाव आया, स्प्रिंग जब दबेगी, ठीक है, तो वो अपने फोर्स लगाएगी कि वो अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करेगी। तो उसके अंदर जो क्या होगा, इंटरनल स्ट्रेस पैदा होगा। उसे क्या कहा गया है, प्रतिबल, इंटरनल स्ट्रेस, जो फोर्स लगेगी अंदर से। विकृति बढ़ने के साथ साथ तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि लगाए गए बाह्य बल के विरुद्ध उसका मान जो है अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो जो है उसके विरुद्ध कार्य करता रहता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए एक सीमांत लोड, यानी कि लिमिटिंग लोड होता है, मैक्सिमम लोड जो है तय किया गया है, जब तक कि वह पदार्थ विकृति का विरोध करने के लिए प्रतिबल पैदा कर सके, ठीक है। यदि पदार्थ लगाए गए बल, बाह्य बल के विरुद्ध पूर्ण प्रतिबल प्रस्तुत करने में, यानी कि सारा प्रतिबल जो है, जो मैक्सिमम प्रतिबल है उसको प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, असफल रहता है, तो उसमें असफलता के जरिए रहने तक विकृति प्रक्रिया भी जारी रहती है, ठीक है। अतः विभिन्न उपयोगों में आने वाली वस्तुओं की डिजाइनिंग एवं निर्माण के दौरान उन पर बाह्य बलों के प्रभावों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो जब हम किसी चीज़ का, किसी वस्तु का डिज़ाइनिंग करते हैं, मान लीजिए गाड़ी में हमें शॉकर डिज़ाइन करने हैं, शॉकर का डिज़ाइन करना है, उसमें स्प्रिंग कॉयल डिज़ाइन करनी है, तो पहले उसके किस पदार्थ की होनी चाहिए, उस पदार्थ की क्या क्या, कितनी इलास्टिसिटी है, ठीक है। फिर जब उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए जो कॉयल बनेगी, ये सारा जो है उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसका जो है डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं इलास्टिसिटी नेचर देखने के लिए उस पदार्थ का, उस वस्तु का। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्था। अब ये गुण किसको कहते हैं, किस, इसकी परिभाषा क्या है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, यानी कि उसका जो आकार है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, वो पहले जो अवस्था थी उसकी, उस अवस्था से कुछ नई अवस्था में पहुंच जाए, परंतु लगाए गए बल को हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी, पहली वाली पोजीशन थी, उसमें वह पूर्णतः पूरी तरह से आ जाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। जैसे कि स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। जब किसी कुंडलित, यानी कि कुंडली यानी गोल गोल घूमी हुई, ठीक है, स्प्रिंग एक सिरे पर दबाव बल लगाया जाता है, तब स्प्रिंग की लंबाई में कमी आ जाती है। जब आप स्प्रिंग को खड़ा करके,
ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में उसके ऊपर दबाव बल लगाएंगे, प्रेशर फोर्स लगाएंगे, तो स्प्रिंग क्या होगी, उसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, दब जाएगी। अब प्रत्यास्थक गुण के कारण, तो अब क्या होगा कि इलास्टिसिटी का जो नेचर है, इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है उसकी, उस पदार्थ की, उस स्प्रिंग की, कुंडलित स्प्रिंग की, उस गुण के कारण लगाए गए दबाव बल को हटाने पर कुंडलित स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती है। प्रत्यास्था को प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात में मापा जाता है। अब प्रत्यास्था को मापने का तरीका क्या है कि उसमें अंदर कितना प्रतिबल पैदा हुआ बटे उसकी जो विकृति, इसमें जो चेंज आया, आकार में परिवर्तन आया, लंबाई में परिवर्तन आया, तो कितना परिवर्तन आया, पहले कितनी थी लंबाई और अब कितनी हो गई, चौड़ाई में परिवर्तन आया तो कितना आया, क्षेत्रफल में आया तो कितना आया। तो ये विकृति बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, ये इसका फॉर्मूला है। डायग्राम चित्र जो 1 है उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक स्प्रिंग पर दबाव लगाया गया और फिर वो अपनी, जब दबाव हटाया गया तो अपनी पूर्व अवस्था में वो प्रारंभिक अवस्था में पूरी तरह से वापस आ जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सुगट्यता या प्लास्टिकता, जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट होता है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का जो विलोम अनुपाती है वो क्या है, प्लास्टिसिटी। तो धातु का वह गुण जिसके कारण धातु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में को अंशतः अंशतः प्राप्त कर पाती है। यानी बहुत ही छोटी संख्या में वो अपनी पूर्वावस्था को वापस प्राप्त कर पाती है। ठीक है, अर्थात आकार में परिवर्तन स्थायी हो जाता है, यानी जो परिवर्तन आ गया आकार में वो परमानेंट रहता है। सुगठिता प्लास्टिकता का गुण कहलाता है। जैसे प्लास्टिक के सामान इत्यादि, तो जब प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं तो इन्हें जिस सांचे में डाल दिया जाता है उसी सांचे में रहेंगे। अब इनके ऊपर कोई बल लगाते हैं हम, ठीक है, मान लीजिए सॉफ्ट प्लास्टिक लेते हैं अगर, तो सॉफ्ट प्लास्टिक पर अगर हम कोई बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर मोड़ते हैं तो मुड़ जाएगी और अपनी पूर्ण अवस्था में सीधी नहीं होगी, पूर्व अवस्था में वापस नहीं आएगी। बहुत कम मात्रा में, यानी 5 से 10% ही वो अपनी जो पूर्व अवस्था है उसको रिगेन करने की, वापस आने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब जानते हैं कि अब हम बार बार प्रतिबल का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रतिबल शब्द का, जिसको स्ट्रेस कहा जाता है इंग्लिश में। तो स्ट्रेस आखिर कहते किसको हैं, क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि उसका जो प्रति यूनिट, पर यूनिट एरिया, किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बाह्य बल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की बात की जा रही है, जो बाहर से लगाया जा रहा है बल। ठीक है, बाह्य बल के लिए वस्तु के पदार्थ का आंतरिक विरोध का मान पदार्थ का प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका प्रतिबल, जो उसके अंदर से विरोध उत्पन्न हुआ है उस वस्तु के अंदर से, जब हमने उसके ऊपर, मान लीजिए दीवार के ऊपर हम धक्का दे रहे हैं, तो दीवार के ऊपर जब धक्का दे रहे हैं उसको, तो उस दीवार के अंदर से भी एक इंटरनल फोर्स यानी प्रतिबल पैदा होता है। तो उस इंटरनल फोर्स को हम प्रतिबल कहते हैं, जो उसके आकार में परिवर्तन, जो बाह्य बल को विरोध करता है। प्रतिबल का मान आरोपित बल तथा वस्तु के मूल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जब उस वस्तु को काट देते हैं तो काटने के बाद जो हमारे पास क्षेत्रफल आता है, सामने से दिखाई देगा कटा हुआ एरिया का जो क्षेत्रफल होगा, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस बराबर आरोपित बल यानी कि फोर्स बटे वस्तु का मूल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका। प्रतिबल की इकाई का पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिबल की क्या इकाई होती है। तो फोर्स हमारी किलोग्राम में नाप सकते हैं और क्षेत्रफल जो है हम वर्ग सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। तो किलोग्राम बटे वर्ग सेंटीमीटर जो है स्ट्रेस की इकाई हो गई। तो ये हमारा इस पेज पे जितनी चीज़ें दी गई थी वो हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है स्ट्रेन। अब अगली चीज जो विकृति की हम बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे, जो चेंज आया था वस्तु के अंदर, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में हुए परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अब कौन से आकार में परिवर्तन आया है, उसकी लंबाई में परिवर्तन आ सकता है, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, यह तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबाई में परिवर्तन, तो जो उसकी फाइनल लंबाई थी माइनस ओरिजिनल लंबाई जो थी, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, नहीं ठीक है। तो प्रारंभिक यानी कि L1 प्रारंभिक लंबाई और L2 जो है उसकी अंतिम लंबाई। तो अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आ जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। आयनातिक यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि उसकी वॉल्यूम में क्या अंतर आया है। आयतन में परिवर्तन, यानी कि उसकी अंतिम आयतन कितनी हुई जब हमने उसके ऊपर स्ट्रेस लगा, फोर्स लगाई, बाह्य बल लगाया, तो उसकी आकृति में, उसकी वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बची कंप्रेस होने के बाद, वो कितनी थी, माइनस जो उसकी प्रारंभिक वॉल्यूम थी बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? अपूर्ण विकृति। शेयरिंग स्ट्रेन आकृति के किसी बिंदु पर कोणीय परिवर्तन को अपूर्णपण विकृति, अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए एक चौकोर डब्बा है और उसके एक सिरे पर, एक कोने पर हम कोणीय परिवर्तन आता है उसके अंदर। ठीक है, एंगुलर जो है उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होता है। ठीक है, चेंज आता है, तो उसको कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये दिखाया गया है चित्र में कि हमने एक सिरे यानी डीसी वाला जो सिरा था, उस सिरे पर हमने फोर्स लगाई और उसके अंदर फाई एंगल का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे नापेंगे, अपरूपण विकृति को कैसे नापेंगे? जो फाइनल हमारी जो थी सीसी डैश, ठीक है, यानी कितना उसमें मूव हुई, वो हमारी जो डीसी ओरिजिनल थी, डीसी लाइन जो ओरिजिनल थी, वो आगे बढ़ गई डी डैश सी डैश पे। तो सी यानी जो बाहर वाला कोना है, उसमें सी डैश का अंतर आया, इतनी लंबाई का जो है अंतर आया। और जो पहला वाला कोना था उसमें डी डी बी सॉरी बटे डी सी, यानी कि जो ये हो गया फाई हमारा एंगल मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक एंगल क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा की बात की जा रही है, साइन फाई। ठीक है, यदि डी ए डी डैश बराबर एंगल सी बी सी डैश बराबर फाई हो, तो टेन थीटा की बात करेंगे हमें आप टेन फाई की, तो सी सी डैश अपॉन बी सी बराबर डी डी डैश अपॉन ए डी। अतः विरूपण विकृति क्या होती है, बराबर टेन फाई के बराबर होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, विभिन्न प्रकार के प्रतिबल। तो प्रतिबल भी कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का बल लगाया जाएगा उसी हिसाब से उसके अंदर जो है प्रतिबल पैदा होंगे। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनाव प्रतिबल। जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में एक ही अक्ष पर लग रहे हों, तब उससे वस्तु पर खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी कि टेंशन पैदा होती है, खिंचाव महसूस करते हैं, बाहर की तरफ खींचा जाता है उसको दोनों तरफ से। ठीक है, तो यह प्रतिबल तनाव प्रतिबल यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, ये डायग्राम में बड़े अच्छे से दिखाया गया है, दोनों तरफ से उसके ऊपर बाहर से खिंचाव बल लग रहा है।
बाहर दोनों सिरों को खींचा जा रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ। दूसरा है इसका ही उल्टा विपरीत होगा, तो ये है संपीड़न प्रतिबल यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर दो बल एक दूसरे की तरफ यानी कि एक दूसरे की तरफ लग रहे हों आमने सामने लग रहे हों तथा उससे वस्तु पर दबाव उत्पन्न हो रहा हो तो प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा जब उसको अंदर की तरफ दोनों सिरों से अंदर की तरफ धकेला जा रहा है, ठीक है। अगला जो है वो है शेयर स्ट्रेस यानी कि कर्तन प्रतिबल। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी स्पर्शीय बल यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, क्या लग रहा है उसके ऊपर, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो तथा उससे वस्तु का प्रतिबल उत्पन्न हो रहा हो तो यह प्रतिबल कर्तन प्रतिबल कहलाता है। शेयर फोर्स लग रही है दोनों सिरों पर और बाहर अब मतलब एक सिरे एक तरफ के एक कोने पे लग रही है, ऊपरी कोने पे लग रही है मान लीजिए, और दूसरी सिरे के निचले कोने पे लग रही है, तो उसको एक तरीके से घुमाव बल महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो स्ट्रेस पैदा होगा उसको क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस। इसी का जो नियम आगे पढ़ते हैं हम, जो एक नियम है इलास्टिसिटी का, फर्स्ट नियम मान लेते हैं इसको, हुक का नियम कहते हैं जिसको, हुक्स लॉ कहते हैं। तो सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि प्रत्यास्था सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अर्थात प्रतिबल के बढ़ने पर विकृति बढ़ती है। जितना प्रतिबल बढ़ेगा यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, आंतरिक जो उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर जो है विकृति यानी कि जो बदलाव आएगा उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, तथा प्रतिबल के घटने पर विकृति घटती है। प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, एंड प्रतिबल बराबर क्या होगा, ई इंटू विकृति। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। एक नियतांक है जिसे यंग मापक या प्रत्यास्था मापक कहते हैं, अर्थात प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल से विकृति का अनुपात प्रत्यास्था मापक कहलाता है। प्रत्यास्था मापक की इकाई क्या है, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, जो प्रतिबल की भी इकाई होती है। तो जो स्ट्रेस की इकाई होगी वही इकाई किसकी है, यंग्स मॉडुलस की है या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है। किसी पदार्थ का प्रत्यास्था मापक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है, उतना ही अधिक इलास्टिक कहलाता है, जितनी ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। किसी दिए हुए पदार्थ के लिए प्रत्यास्था मापक का मान प्रतिबल और उत्पन्न विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था मापक या यंग मापक कहते हैं। यदि विकृति आयतन में है, ठीक है, तो उसे आयतन मापक कहते हैं, यानी कि बल्क मॉडुलस कहते हैं। अगर विकृति लंबाई में है तो उसे क्या कहेंगे, यंग्स मॉडुलस। अगर विकृति वॉल्यूम में है तो बल्क मॉडुलस। और यदि विकृति अनुपात जो है दृढ़ता मापक है, अपरूपण है, यानी कि जो लास्ट वाला तीसरा था, तो उसे क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसे क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहे थे, जो इसे हम हिंदी में अपरूपण जो है प्रतिबल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्था सीमा यानी कि इलास्टिसिटी लिमिट। प्रत्यास्थ वस्तुएं विरूपण बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु वस्तुओं में यह गुण
विरूपक बल के एक विशेष मान तक ही विद्यमान रहता है। यदि विरूपण बल का मान बढ़ाए जाए तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगी। तो कुछ हद तक तो जब बल लगाएंगे तो कुछ ऐसी लिमिट होगी, कुछ ऐसी सीमा होगी कि जब तक उस बल को महसूस करती रहेगी, मैक्सिमम बल उसको महसूस करेगी, कि जब उस बल को हटा भी लिया जाए तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी वस्तु। लेकिन मान लीजिए अगर उस बल से ज़्यादा बल लगाया जाता है तो क्या होगा कि वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी दृढ़ आकार से लटकी स्प्रिंग के निचले सिरे पर भार लटकाया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन होता है। भार को हटा लेने पर स्प्रिंग पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। लेकिन यदि लटकाए गए भार को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एक अवस्था कैसी आएगी कि भार हटा लेने पर भी स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में लंबाई में नहीं आ पाती है, यानी छोटी नहीं हो पाएगी। जो पूर्व अवस्था थी उसकी वो खींच के लंबी हो जाएगी और उसकी लंबाई सदैव के लिए बढ़ जाती है। इस प्रकार उसका प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाता है, यानी कि जो उसके अंदर इलास्टिक नेचर था, इलास्टिक का जो गुण था इलास्टिसिटी का, वो उसका ख़त्म हो गया। अर्थात किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, जब तक उसके अंदर इलास्टिक का सिटी का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो उसके अंदर रहती है, उस लिमिट को प्रत्यास्थता सीमा या इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उच्चतम प्रतिबल। जैसे हमारी इलास्टिक लिमिट है, वैसे ही हमारा जो प्रतिबल है उसकी भी एक लिमिट है। उच्चतम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, बाहर का वह मान बाहर का वह मान जिस पर पदार्थ टूट जाता है तथा कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, उच्चतम प्रतिबल कहलाता है। जब वो जो बाहर है, ठीक है, बाहर का वह मान जो पदार्थ पर लगाया मान लीजिए, और पदार्थ क्या हुआ, उस बाहर पर लोड पर जो है पदार्थ जो है टूट गया, तो उस मैक्सिमम लोड को कहा जाएगा उच्चतम प्रतिबल कहलाता है। या लोड का वह उच्चतम मान जिस पर विकृति के लिए किसी पदार्थ का विरोध समाप्त हो जाता है। ठीक है, पदार्थ का फिर कोई विरोध नहीं होता। उच्चतम लोड तथा क्षेत्रफल का अनुपात उच्चतम प्रतिबल कहलाता है। मैक्सिमम लोड बटे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमारा प्रतिबल का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला है, वही रहेगा फोर्स बटे एरिया। यहाँ पे फोर्स कौन सी होगी, जो मैक्सिमम लोड सहन करने वाली फोर्स होगी, मैक्सिमम बल जो महसूस कर सकता है वो, जिस पर जाकर वो उससे जैसे ही हल्का सा ज़्यादा होता है तुरंत वो पदार्थ जो है टूट जाता है, बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कार्यकारी कार्यकारी प्रतिबल यानी कि वर्किंग स्ट्रेस। बाहर का वह मान जिस पर मशीन पार्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित समझे जाते हैं, यानी कि ऐसा स्ट्रेस, ऐसा प्रतिबल, जब मशीनिंग कर रहे हैं, हम मशीनिंग क्रिया कर रहे हैं, कोई मशीन का पार्ट उसमें मशीन में चल रहा है, तो ऐसा प्रतिबल यानी कि उस पर ऐसा लोड लगाया जाएगा कि उस लोड से उसके ऊपर कोई भी जो है टूटने फूटने की कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसको हम क्या कहते हैं, और वो बिल्कुल सेफ होता है, यानी कि उस पर सेफ्टी होती है कि वो जो पार्ट है वो टूटेगा नहीं, सुरक्षित समझे जाते हैं। कार्यकारी भार या सुरक्षित भार कहलाता है, वर्किंग स्ट्रेस कहलाता है। अतः कार्यकारी भार और क्षेत्रफल के अनुपात को कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। सुरक्षित भार या कार्यकारी भार, ठीक है, बटे मूल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसमें भी क्रॉस सेक्शन एरिया बटे क्रॉस सेक्शन एरिया ही रहेगा, और ऊपर जो रहेगा वो रहेगा सुरक्षित यानी कि सेफ लोड, वर्किंग लोड जो रहेगा, ठीक है, जिस पे वर्किंग की जा सकती हो,
और टूटने का बिल्कुल भी कोई खतरा ना हो। अगला है सुरक्षा गुणांक, जो टॉपिक है हमारा, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, उच्चतम प्रतिबल व कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा वर्किंग स्ट्रेस, और उससे पहले जो पढ़ा था मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस का जो इनका जो अनुपात होता है, इसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ठीक है, उच्चतम प्रतिबल व कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहते हैं। चूंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। ऊपर भी स्ट्रेस है और नीचे भी स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेस की जो यूनिट इकाइयाँ थी वो आपस में कट गई। अतः यह एक अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मान सदैव एक से अधिक होता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए हमेशा जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस है उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल विकृति वक्र, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये क्या चीज़ है? तो जब प्रतिबल विकृति वक्र प्रतिबल के विभिन्न मानों में विकृति की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अलग अलग मान लीजिए हमने पहले थोड़ा बल लगाया, फिर थोड़ा और बल लगाया। ठीक है, तो थोड़ा बल लगाने पे स्टार्टिंग में क्या विकृति आई, क्या बदलाव आया, क्या स्ट्रेन आया। फिर और बल लगाने पर कितना स्ट्रेन आया, कितना बदलाव आया लंबाई में, मान लीजिए लंबाई में लगा रहे हैं। तो इनके संबंध को एक वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र से यह स्पष्ट है कि प्रत्यास्था सीमा से सीमांत लोड की सीमा तक, यानी कि 0 से O तक प्रतिबल और विकृति का संबंध एक सरल रेखा रहता है। ठीक है, परंतु प्रत्यास्था सीमा के गुजर जाने पर, यानी कि जो इलास्टिक लिमिट है उसके ख़त्म होते ही प्रतिबल और विकृति यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो संबंध है, जैसा डायग्राम में देख सकते हैं, पहले तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां वो इलास्टिक लिमिट उसकी ख़त्म हो जाएगी, सरल रेखा नहीं रहता उसके बाद, और विकृति का मान प्रतिबल की अपेक्षा अधिक तेज़ी से, यानी कि स्ट्रेन हम लोड नहीं बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर जो बल है हमारा वो हम उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो फोर्स लगाई जा रही है बाहर से उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर विकृति उत्पन्न हो रही है वो होती जा रही है। अब हम बिना लोड लगाए भी जो लोड हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, प्रत्यास्था सीमा से थोड़े अधिक प्रतिबल पर एक स्पष्ट घुमाव दिखाई देता है। यह प्रभाव बिंदु जो कि बिंदु बी है हमारा कहलाता है। प्रभाव बिंदु क्या कहलाता है? यह प्रभाव बिंदु कहलाता है। ए से बी के मध्य की स्थिति प्लास्टिक लिमिट कहलाती है तथा इस स्थिति में धातुओं में प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है। जब ए से बी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर प्लास्टिक नेचर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो विकृति हो जाती है वो परमानेंट हो जाती है। अब धातु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट सकता वापस। धातु का यह लोड हटाने पर वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता है। उसके अगला पॉइंट है बिंदु सी अधिकतम प्रतिबल दर्शाता है। यहाँ तक धातु सुरक्षित नहीं होती तथा धीरे धीरे और लोड बढ़ाने पर वस्तु टूटने लगती है और धातु बेकार होना शुरू हो जाती है। इस स्थिति के ब्रेक डाउन के लिए आवश्यक लोड का मान अधिकतम लोड से कम होता है तथा पदार्थ के टूटने से पहले प्रतिबल का मान घट जाता है। ठीक है, स्ट्रेस का मान जो है वो घटने लगता है। ठीक है, बिंदु डी, यह ब्रेकिंग प्रतिबल है। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो हमारा कौन सा है? डी। आगे है हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, अगर लंबाई में विकृति होती है तो यंग्स मॉडुलस, अगर वॉल्यूम में होती है तो वॉल्यूमेट्रिक मॉडुल बल्क मॉडुलस, और अगर शेयर स्ट्रेन में होती है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पहले पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस के बारे में। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल से अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात
यानी कि जो लंबाई में स्ट्रेस आया, उत्पन्न हुआ, और बटे उसके अंदर जो लंबाई में परिवर्तन आया, उसको क्या कहेंगे? यंग्स मॉडुलस कहेंगे। यंग्स मापक का मात्रक वही होता है जो प्रतिबल का होता है, यानी कि किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी दृढ़ता मापक। शेयर प्रतिबल तथा शेयर विकृति के अनुपात को, शेयर प्रतिबल जो लगाया गया यानी शेयर स्ट्रेस बटे शेयर स्ट्रेन, इससे पहले ऊपर वाले में जो था वो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात की जा रही थी। तो दृढ़ता मापक कहलाता है और इसे चिन्ह n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो n बराबर शेयर प्रतिबल बटे शेयर विकृति। अगला हमारा टॉपिक है जो मुख्य बहुत मेन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि पॉइजन्स रेशो किसे कहते हैं। तो प्रत्यास्था सीमा के अंदर पार्श्विक विकृति यानी कि लेटरल स्ट्रेन से अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पायसन पॉइसन अनुपात कहलाता है और इसे सामान्यतः 1/m से व्यक्त किया जाता है, जबकि अधिकांश धातुओं के लिए m का मान 3 से 4 के बीच में रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके आगे है बल्क मॉडुलस। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम में अंतर आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति का अनुपात आयतन मापक कहलाता है। यह अक्षर k से दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए बल्क मॉडुलस किससे दर्शाया जाता है? k से। पॉइजन्स रेशो किस तरीके से दिखाया जाता है? 1/m, स्मॉल m। उसके अलावा हमने जैसे पिछला पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे दर्शाया जाता है, किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो n से दर्शाया जाता है। इससे पहले यंग्स मॉडुलस किस कहते हैं? e से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इन आपके आपस में बीच में क्या संबंध होता है? तो किसी पदार्थ के लिए तीनों मापकों में परस्पर संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन मॉडुलस फॉर अ गिवन मटेरियल। सारे मॉडुलसों में क्या इसका जो होगा, e बराबर 2n, कैपिटल N जो था हमारा, ब्रैकेट में 1 + 1/m, या इसको लिख सकते हैं 3k ब्रैकेट में 1 - 2/m। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपस में क्या रिलेशन है। आगे जो एक क्वेश्चन जो एनसीवीटी 2004 में भी इलेक्ट्रिशियन में आया हुआ है, एक 10 मिलीमीटर व्यास वाले तार पर 125 किलोमीटर लोड आरोपित किया जाता है, स्ट्रेस कितना होगा? अब स्ट्रेस कितना होगा उसका? तार का व्यास मान लीजिए d 10 मिलीमीटर है और लोड 125 किलोग्राम है, सॉरी। तो कितना होगा? पहले क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम इससे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, π/4 d²। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल आ गया। प्रतिबल कितना हो जाएगा? लोड हमारा दिया है 12.5 kg, तो 12.5 अपॉन क्षेत्रफल, ये हमारा स्ट्रेस आ गया। इस तरीके से आगे भी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें भी इस तरीके से करना है। ठीक है, प्रतिबल निकालना है उसमें भी, और यंग का प्रत्यास्था गुणांक भी निकालना है। तो प्रतिबल निकाल लेंगे और विकृति निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में निकाला था ऐसे निकालेंगे, और विकृति जो है इसमें कितनी है, विकृति दी गई है। ठीक है, 0.00 विकृति कहीं इसमें क्वेश्चन में ज़रूर दी गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, इसको देख करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। इसमें से क्वेश्चन आएगा ई निकालने के लिए, या फिर के निकालने के लिए, या फिर एन निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं
और इसको किस तरीके से करा गया है, ये आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे बल की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन। बल की एसआई इकाई जो है न्यूटन है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और इनको नोटबुक में भी नोट करेंगे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है कुछ और ये लास्ट जो है क्वेश्चन है, जिनको आपको न्यूमेरिकल हैं, ये करने भी ज़रूरी हैं। ठीक है, थैंक यू।